वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लिव अ मैसेज। आरती, हिमांशु, अमन, यशिका, कीना, अ वार्म वेलकम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर सीरीज में। हिस्ट्री के सेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक ये है हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटीज का सीरीज, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 4 चैप्टर्स थे। 4 सेशंस में हमने इसको कंप्लीट किया है। ये है आपका पार्ट 2 का पहला चैप्टर, या ओवरऑल देखें तो 5वां चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि सेशन जो है आई फॉरगेट टू क्रिएट द सेशन, तो अभी जस्ट मैंने क्रिएट किया, तो प्लीज इसको शेयर कर लीजिए। ये क्लास मेरे पास ही स्टार्ट नहीं हुई है या सच में नहीं हुई है? ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है। नितेश, सबका बहुत बहुत स्वागत। प्लीज डू हेल्प इन शेयरिंग दी सेशंस। एनसीईआरटी का जो ये सेशंस हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एग्जाम्स, सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी में से। पिछले 15 साल के क्वेश्चंस उठा के देखें आप। ठीक है, उसके बाद सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, मेरी आवाज आ रही है सब तक? सो शुरुआत करते हैं ये सेशन की। तो अब इस पर्टिकुलर सेशन में क्या है, देखिए, अभी तक हमने थोड़ा सा प्रीफेस देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया है। देखो, पहला सेशन हमारा था इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन का। फिर हमने देखा 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेकर 6th सेंचुरी कॉमन एरा तक, लगभग 1200 साल के बीच में पॉलिटिकल हिस्ट्री। थर्ड चैप्टर था सोशल हिस्ट्री। फोर्थ चैप्टर हमने थिंकर्स, बिल्डिंग्स, बिलीव्स, इसके बारे में चर्चा की। ठीक है, कौन कौन से थिंकर्स आए इसके बारे में हमने। ठीक है, ओके। अब जो है, अब देखो यहां पर एक सबसे पहले तो टाइम पीरियड देख लो। टाइम पीरियड क्या है? 10th टू 17th सेंचुरी। 10th टू 17th सेंचुरी। ठीक है, तो ये कह लीजिए। अब इससे पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड के 622 एडी में, ठीक है, अरब में, सऊदी अरेबिया में प्रॉफिट मोहम्मद आ गए हैं। राइज ऑफ इस्लाम, अगले लगभग 100 से 200 सालों में इस्लाम जो है, स्पेशली जो अरब पेनिनसुला है और जो सेंट्रल एशिया का रीजन है वहां तक फैलता है। और इवेंचुअली अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सिंध वाले रीजन में सबसे पहले आपको इस्लाम का राइज देखने को मिलता है। अच्छा, अब जो नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन है, सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, ठीक है, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, ये सारा का सारा जो है इस्लाम के अंतर्गत आ चुका है। जी हाँ। सर, आपकी क्लास देखने के बाद एक बार पढ़ ली, फिर एक्सरसाइज भी? बिल्कुल जी, एक्सरसाइज भी करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है, या तो अगर मैं सेशंस अलग से ले पाया देन इट विल बी गुड। अगर नहीं ले पाया तो मैं उनके क्वेश्चंस की एक सीरीज बना दूंगा जो कि आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। आप चैप्टर वाइज जो है उन टेस्ट को जाकर कर सकते हैं। तो इस तरीके की भी कोशिश करूंगा कि वो टेस्ट भी आपको ऐप पर मिल जाए। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चंस बना के, जैसे हर चैप्टर में से 20-30 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस बना के वो ऐप पर डाल दिए जाएं। ठीक है, तो ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस चैप्टर। जय हिंद एवरीवन जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो यहां पर अब वो कह रहा है कि ट्रेवलर्स, देखो ट्रेवलर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक टर्म अगर आपने सुना है, सफरनामा। ठीक है, सफरनामा के कोई भी व्यक्ति जब सफर करता है ना, तो वो सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, या तो कॉन्शियस तरीके से वो कंपेयर कर रहा होता है कि अच्छा, मेरे देश में ऐसा होता है, मेरे शहर में ऐसा होता है, मेरे गांव में ऐसा होता है और यहां ऐसा हो रहा है, तो वो कंपैरिजन मोड में होता है। इवन विद इन अ कंट्री, मान लो आप अपने गांव से शहर में पढ़ने जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर में पढ़ने जाते हैं, तो एक आप कंपेयर कर रहे हैं, या तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे अच्छा वहां पर ऐसा होता है जी, यहां पर ऐसा होता है। ठीक, तो ये जो जितने भी ये ट्रेवलर्स आए, फॉरेन ट्रेवलर्स आए, अच्छा, इससे पहले हमने फाहीन,
और हुआनजेंग पढ़ लिया, फाहीन 5th सेंचुरी में आता है, हुआनजेंग 7th सेंचुरी में आता है, वो भी अपने साथ बहुत सारी चीजें उनके बारे में जब हम उनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं तो इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। बट इसके बाद आपके बहुत सारे ट्रेवलर्स आए। अब वो इस बुक में ये कह रहा है या इस चैप्टर में वो कह रहा है कि मैं 3 लोगों के बारे में ज्यादा चर्चा करूंगा। खैर बहुत सारे ट्रेवलर्स आए, कोई 3 ट्रेवलर्स नहीं आए। कह सकते हैं कि लाइक टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ ट्रेवलर्स वुड हैव कम टू इंडिया बिकॉज इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज अ पोजीशन, ठीक है, जहां पर हर व्यक्ति पहुंचना चाहता था, हर व्यक्ति या हर देश इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। अब यहां पर जो ट्रेवलर्स आते हैं, 3 ट्रेवलर्स के बारे में मुख्यतः बात की गई है, ठीक है, अल-बेरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। सो अब इसका बीच बीच में मैं ट्रिक भी बताता जाऊंगा याद करने के। देखो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ समझने वाली चीजें हैं वो हम समझते साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो अब इन ट्रेवलर्स ने क्या लिखा भारत के बारे में, क्या वो सही था, गलत था? देखो और एक चीज हमें यह भी समझना है कि जब भी कोई ट्रेवलर या कोई भी राइटर कुछ लिख रहा है तो उसके अपने थॉट्स एंड प्रोसेसेस, उसकी ट्रेनिंग, उसकी भाषा, उसका बैकग्राउंड, सारी चीजें वहां पर वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके अपने बाइसेस भी उसमें आएंगे, ठीक है, उसके अपनी जो उस पर्टिकुलर चीज को देखने का नजरिया भी आएगा। बट इसमें एक पॉजिटिव चीज ये भी लिखी गई है कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स आते हैं वो बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में लिखते हैं। जैसे पान के बारे में लिखा गया, कोकोनट के बारे में लिखा गया, वो कह रहे कि ये नई चीज है, ये यहां नहीं मिलती है, ठीक है। अब यहां पर जो चीजें शायद इंडिया के जो ट्रेवलर्स थे जिनके लिए वो चीज नॉर्मल है, कॉमन है, आम है, उनको लग रहा है इसके बारे में क्या लिखें, बट जो बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है उसके लिए एक बड़ी एक्साइटिंग चीज है कि यार ये नई चीज है, तो वो उसके बारे में भी लिख रहा है। तो इससे हमें एक सोसाइटी के बारे में पता लगता है। चलिए पहले ही पैराग्राफ में वो ये भी लिखता है कि अब ये जो राइटिंग्स हैं जो भी किसी ने लिखा है, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, अ वार्म वेलकम। तो इसमें वो ये भी लिखता है कि महिलाओं के आने के बारे में हमें कुछ खास नहीं पता लगता कि वुमेन ट्रेवलर्स हैं, या अगर वुमेन ट्रेवलर्स आई भी होंगी तो मतलब उन्होंने शायद कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो मतलब उनके रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलते। दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि लाइक दो वी नो दैट दे ट्रेवल्ड, ठीक है, मतलब ये हमें पता है कि उन्होंने मतलब ट्रेवल किया है पर उनका कुछ लिखित में हमें नहीं मिलता। अच्छा अब एग्जांपल दे रहा है कि किस पर्टिकुलर चीज के बारे में लिखा गया। अब ये ट्रेवलर टू ट्रेवलर वेरी किया है, ठीक है, बहुत सारे ट्रेवलर ने जो है रिलीजियस इश्यूज पर लिखा, किन्होंने कोर्ट्स पे लिखा कि ये ऐसा राजा था, ऐसा उसका साम्राज्य था, ऐसे प्रोसेसेस थे, ठीक है, कोर्ट मतलब पॉलिटिकल चीजों के बारे में लिखा है, किन्होंने रिलीजियस, किसी ने आर्किटेक्चरल फॉर्म्स के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में। तो सबका जो फोकस एरिया है वो अलग अलग रहा, पर कईयों ने सब चीजों के बारे में भी लिखा है। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, गुड टू सी द ओल्ड स्टूडेंट्स, ऑलवेज गुड टू सी। चलो ठीक है। इनफैक्ट इन फ्यू केसेस ट्रेवलर्स डिडंट गो टू द डिस्टेंट लैंड्स, बहुत ज्यादा दूर तक। अच्छा कई बार ऐसा भी हुआ है कि ट्रेवलर्स देश के अंदर ही घूमे। अब देखो देश भी तो बहुत बड़ा है ना, मान लो जो दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में वो जब सिंध में जाएगा तो भी उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दिल्ली से वो दौलताबाद आएगा, दिल्ली से वो बंगाल जाएगा तो भी उसके लिए एक नई जगह है वो, ऑल टुगेदर नया क्लाइमेट है, नई सॉइल है, नई भाषा है, सब कुछ नया है, तो उसके एक्सपीरियंसेस भी नए होंगे, ठीक है। तो वो इसके बारे में बता रहा है। तो ये सबसे पहले तो ये थोड़ा सा इसका एक ट्रिक सा याद कर लो, ठीक है। तो अबू, ठीक है। सो अल-बेरूनी कहां से आया है? उज्बेकिस्तान से, ठीक है। अबू बकर या अबू से याद रख लो। नेक्स्ट है आईबीएम, कंपनी है ना एक बहुत फेमस, आईबीएम, ठीक है, आईबीएम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो आईबीएम दैट इज इब्न बतूता आया है मोरक्को आपका नॉर्थ अफ्रीका या नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। सो दैट इज आईबीएम। और उसके बाद आपका हो गया फ्रांकोइस बर्नियर, तो ये वैसी फ्रांस है, इसके नाम में ही फ्रांस है, ठीक है, तो ये फ्रेंच हो गया, ठीक है। तो फ्रांकोइस बर्नियर, नाम में ही फ्रांस है तो फ्रांस से हो गया, ठीक है। तो ये आपके, अच्छा अब अबू जो है ये अल-बेरूनी जो आया है, ये आया है आपका 10th 11th सेंचुरी में, ठीक है, 973 में इसका जन्म हुआ है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीजें आपको फैक्चुअल चीजें याद भी रखनी है, ओके।
सबसे पहले बात कर लेते हैं अल बेरूनी की। अल बेरूनी की किताब है किताब उल हिंद, ठीक है। किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी किताब उल हिंद लिखी गई है अरेबिक में लिखी गई है। अब ये इसका जन्म होता है 973 में ख्वारिज्म में, जो कि प्रेजेंट डे कहां पर है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो हम 5 स्थान की बात करते हैं, सेंट्रल एशिया वाला रीजन, ठीक है, समरकंद, ठीक है, ये सारे के सारे यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। अब ख्वारिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग है, और अल बेरूनी को बेस्ट ऑफ द जो कह लीजिए नॉलेज, जो एजुकेशन है यहां से मिली। अब ये इसको बहुत सारी भाषाएं आ रही हैं भाई साहब को, ठीक है। अब थोड़ा लोकेशन समझो, सेंट्रल एशिया में आप रह रहे हो तो सेंट्रल एशिया आसपास की जितनी लैंग्वेजेस हो सकती हैं भाई साहब को आ रही है, जैसे कि सिरेक है, अरेबिक है, पर्शियन है, हिब्रू है और संस्कृत है। बट उसको ग्रीक नहीं आती थी, पर ग्रीक के जो फिलोसफर्स हैं, हम ग्रीक के फिलोसफर्स लास्ट क्लास में पढ़े, प्लाटो है, ठीक है, सोक्रेट्स है, वो सबके बारे में इसको पता है, उनके बारे में इसने पढ़ रखा है। ओके, 1017 में, तो लगभग आप मान के चलो 27 और 17, लगभग ये जब 44-45 साल का होगा, तब जो है सुल्तान महमूद इन्वेड करता है ख्वारिज्म में, और वो अपने साथ स्कॉलर्स और पोएट्स को भी साथ में ले जाता है। अब ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट था कि आपने जीत लिया तो वहां के जितना इंटेलिजेंसी है, स्लेव्स हैं, लोगों को स्लेव्स भी बना लिया, सबको आप साथ लेके जा रहे हैं। तो वो जो है अपनी उसके बाद जो है कहां पर आता है? गजनी में आता है, अफगानिस्तान पहुंचता है, और अपनी जिंदगी, बाकी की जो जिंदगी है वो वहीं पर बिताता है। धीरे धीरे अब वो क्योंकि उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान आया है, तो धीरे धीरे उसको उस जगह में भी इंटरेस्ट आने लगता है, और वो वहां पर भी पढ़ाई करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। अब अल बेरूनी का इंटरेस्ट डेवलप होता है कहां पर? इंडिया में। अब इंडिया, अफगानिस्तान से इंडिया, देखो आप ये समझो कि ये जो गजनविद अंपायर है ये पंजाब तक पहुंच चुका है, ठीक है, पंजाब तक पहुंच चुका है, पंजाब तक इसकी जड़ें आ चुकी हैं। तो यहां पर इनका जो इंटरेक्शन है वो इंडिया के इंटेलिजेंसिया, ब्राह्मण्स हैं या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनके साथ हो रहा है, और उसके बारे में इसको पता लग रहा है। ओके, अब ये लोकल पॉपुलेशन के साथ एक म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, ब्राह्मण प्रीस्ट, स्कॉलर्स, लर्निंग संस्कृत, रिलीजियस फिलोसफिकल टेक्स्ट के बारे में ये पढ़ता है। और ये भी कहा कि जो ट्रेवल लिटरेचर है ऑलरेडी एक एक्सेप्टेड पार्ट था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कहीं ना कहीं जो ये ट्रेवल का पार्ट है ना, इस चीज को बहुत एक्सेप्ट किया गया। बाद में चलकर हम इब्न बतूता की बात करते हैं, वो ये कहता है कि सबसे ज्यादा अच्छी लर्निंग आपको घूमने से होती है। जो चीजें आप देख के, ऑब्जर्व करके, खुद घूम के सीख सकते हैं, वो किताबें नहीं सिखा सकती, ठीक है। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, सारी चीजें नहीं देखी जा सकती, ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों ने लिखे हैं, उन किताबों का अध्ययन करके भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एनीवेज, तो यहां पर ट्रेवल लिटरेचर को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है अरेबिक लिटरेचर में। और यहां पर वो ऑलरेडी सहारा, देखो नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन, जैसे ही इस्लाम का राइज होता है अरेबियन पेनिनसुला में, तो वो सारी डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल यहां पर एक डायरेक्शन बनाऊं कि मान लीजिए यहां पर वो है, तो यहां इसकी तरफ आपको तुर्की मिलता है, ठीक है जी, इधर आपको अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, इधर आप कह सकते हैं ईरान एंड इंडिया, ठीक है, और इधर आपको सेंट्रल एशिया। और ऐसा ही हुआ भी, ठीक है, इन चारों डायरेक्शंस में ये जो है फैलना शुरू किए, और काफी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस काफी बढ़ चुका था, लगभग 400-500 सालों में ही। तो अब जो है, अब ये कह रहे हैं कि सहारा डेजर्ट, रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ। रिवर वोल्गा के बारे में एनी फैक्ट विच यू नो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। रिवर वोल्गा यूरोप की नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है लेंथ वाइज। ओके, तो ये जो है इसके बारे में सब चीजें लिखी गई हैं। अब किताब उल हिंद अरेबिक में लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, अरेबिक में लिखी गई। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अरेबिक, पर्शियन, उर्दू, हिंदी, या कुछ भी, इस तरीके से ऑप्शन बन गई आपकी। इस सिंपल एंड ल्यूसिड। अब बुक देखो आप, ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं? 80 चैप्टर्स हैं जी, 80 चैप्टर, और हर एक चीज के बारे में लिखा है, रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी होता है केमिस्ट्री बेसिकली, रासायनिक विज्ञान जिसे कहा जाता है, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स, मेजर्स, इकोनोग्राफी, लॉ, सबके बारे में लिखा, ठीक है, जो भी पॉसिबल चीजें हैं एक इंसान की जिंदगी में, सबके बारे में लिखा गया। लॉन्गेस्ट नदी, वेरी गुड राखी। सो जर्नी डज नॉट ऑलवेज
अल बिरूनी ने अडॉप्ट किया एक डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन ईच चैप्टर। पहले चैप्टर में वो एक क्वेश्चन पूछता है, फिर उस क्वेश्चन का वो आंसर देता है। पहले वो आंसर देता है बेस्ड ऑन द संस्कृतिक ट्रेडिशंस, फिर उसको बाकी कल्चर्स के साथ वो कंपेयर करता है कि हाँ जी संस्कृत कल्चर क्या कहता है, या कह लीजिए इंडिया का कल्चर क्या कहता है और बाकी जगह क्या कहा गया है। ठीक है, ड्रेन इन कैस्पियन सी, वेरी गुड, क्या बात है, ज्योग्राफी, गुड। अब ये टर्म हिंदू, जो आज के टर्म में हम हिंदू एज अ रिलीजियस कॉनोटेशन के रूप में देखते हैं, तो ये कह रहा है कि हिंदू जो शब्द है वो बेसिकली जो पर्शियन लोग हैं वो जो सिंधु का जो स है वो उसको स को ह पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है पर्शियन वर्ड वहां से आया है, तो वहां से ये सिंधु को सिंधु के इधर वाले रहने वाले लोगों को हिंदू बोलते थे, स को ह बोलते थे, तो वहां से ये सिंधु, सिंधु मतलब इंडस नदी। ठीक है, इंडस नदी के इधर जो रहने वाले लोग हैं। ओके, अब उसके बाद जो अरब हैं वो उस रीजन को क्या बोलते हैं, अल हिंद। ठीक है, अल बेसिकली शब्द होता है द, है ना, किसी भी चीज में आप जब द लगाते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, कुछ किसी भी मतलब द, ठीक है, सो अल हिंद, और यहां के लोग क्या है, हिंदी हैं। अब तुर्क ने जो है इंडस के इधर रहने वाले लोगों को क्या कहा, हिंदू कहा। और जी हाँ, गजनी के साथ आया हिमांशु, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और यहाँ की जो लैंड है वो हिंदुस्तान, और भाषा बोलने वाले कौन है, हिंदवी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब ये कह रहे हैं कि रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं था। ठीक है, जो भी इस नहीं होता कि ये कौन है, ये पर्शियन है, ठीक है, ये यूरोपियन है, पर यूरोपियन में तो बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ पीपल है ना, तो बट हमने उसको क्या कहा कि ये अफ्रीकन है, ये यूरोपियन है, ये अमेरिकन है। सो उसी तरीके से जो इंडस नदी के इधर रह रहा है उसको सिंधु से स से ह, सो यहां पर नाम आ गया आपका हिंदू। क्लियर हो गया, तो रीजन है, ये रीजन की बात कर रहा है। ठीक, ओके, अब वो बात कह रहा है कि जो अल बिरूनी ने जो किताब लिखी, ठीक है, किताब उल हिंद अरबिक में, इसका मकसद जो था वो कहीं ना कहीं वहां के लोगों के लिए था, उनको पता लग सके कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोशल प्रोसेसेस हैं। और इनकी जो ट्रांसलेशन, इसकी जो ट्रांसलेशन है, अडेप्टेशन ऑफ संस्कृत पाली प्राकृत टेस्ट इनटू अरेबिक, रेंज फ्रॉम फेबल्स टू वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, बहुत सारी चीजों में इसने वो किया। बट इंडिया में इसकी ट्रांसलेशन बहुत बाद में जाकर पढ़ी जाने लगी, 1500s के बाद। बट ऑलरेडी ये सर्कुलेशन में थी बाकी पार्ट्स, मतलब सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में ऑलरेडी सर्कुलेशन में थी। मतलब इसके बारे में, इसके लिखने के बहुत सालों बाद इंडिया में वो राइटिंग्स आने लगी। ठीक है जी, चलो, तो ये पहले तो हो गया इसकी बुक का नाम, और इसने किन किन चीजों के बारे में लिखा है, बेस क्या लिया है। बेस मतलब चैप्टर को शुरू किया क्वेश्चन से, क्वेश्चन में सबसे पहले सांस्कृतिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या है, बाकी कल्चर्स में उसका आंसर क्या दिया गया है। हाँ ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है इब्न बतूता। अभी ये सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं, इनके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे आगे। इब्न बतूता की बुक है रहला, ठीक है, रहला, ये भी आपकी अरबिक में ही लिखी गई है, कॉल्ड रहला, रिटन इन अरबिक, प्रोवाइडेड एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट सोशल एंड कल्चरल लाइफ। अब ये ऐसी फैमिली से आता है जो कि रिलीजियस फैमिली है, शरिया के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखती है, तो इसको भी शुरुआत से ही वो एजुकेशन मिली। ठीक है, ये कहां से आ रहा है, मोरक्को से, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से आ रहा है। ठीक है, और ये जो है इस बात को मानता है कि घूमने फिरने से, ट्रैवलिंग से बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, वो अनपैरेलल्ड है, वो किताबों में नहीं मिल सकता, लोगों से बातचीत करके आप जो सीखते हैं। सो अनलाइक मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो कि जिनको लगता है कि हाँ बुक से नॉलेज ली जा सकती है, ही जस्ट लव्ड ट्रैवलिंग, वेंट ऑन टू फार ऑफ प्लेसेस, एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड्स। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि इब्न, बहुत लोग मतलब यूरोपियंस कहते हैं जी मार्को पोलो बहुत घुमा है, बट बहुत लोग कहते हैं कि जितना इब्न बतूता घुमा है वो मार्को पोलो से 2 से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, बट सिंस इट मैं आऊंगा हिमांशु, अभी मैंने पूरा नहीं किया है सेशन, अभी ये सेशन चलेगा, अभी कम से कम 1 घंटा और चलेगा, तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं चीजों का। अब जब ये 1332-33 में आता है, तो वो कब आया है, 11th सेंचुरी में, ये लगभग 14th सेंचुरी है। ठीक है, 14th सेंचुरी मतलब 300 साल बाद आया है ये। ठीक है, और ये जो है ऑलरेडी कहां पर जा चुका है, मक्का जा चुका है ना, सो जियारत कर चुका है, ऑलरेडी ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली, सीरिया, इराक, पर्शिया, येमेन, ओमान, ये सारे के सारे देश जो वेस्ट एशिया के देश है ये घूम के आ चुका है।
अब ये यहां पर पहुंचता है सिंध में 1333 में, ठीक है। सिंध, फिर वो पूरा लिखता है कि सिंध से दिल्ली तक पहुंचने में 50 दिन लगते हैं, ठीक है, और मुल्तान से दिल्ली पहुंचने में 40 दिन लगते हैं, पूरा उसके बारे में टाइम पीरियड भी बताता है, ठीक है, कैसे कारवां चलता है, कैसे लोग बीच में डाकू रात में लूटने भी आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई उसकी वजह से, ये सर्वाइव कर गया। तो ये सारी की सारी कहानी यहां पर वो लिखता है। ओके, सो ही रीच्ड हर्ड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। अच्छा, एमबीटी के बारे में कोई एक आध फैक्ट प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो। एमबीटी ने कोई कैपिटल शिफ्ट की थी या कुछ ऐसा हुआ था? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो सुल्तान ऑफ दिल्ली ल्यूर्ड बाय हिज रेपुटेशन एज अ जनरस पैटर्न, और ये जो है दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंच के एमबीटी इसे बहुत खुश होता है, इसको काजी बना देता है, ठीक है, जज, बेसिकली काजी मींस जज। ही रिमेन्ड इन दैट पोजीशन फॉर सेवरल ईयर्स। फिर भैंसा बैसी हो गई, फिर उसको जेल में डाल दिया, जज साहब सीधा जेल में, समझ रहे हो, स्टेटस जज से सीधा जेल। फिर जो है फिर सुलह हो गई, फिर दोबारा से अब सर्विस में आ गए। राजा राजा है, ठीक है, राजा से पंगा मतलब सीधा जेल। ओके, तो ये जो है दोबारा से, फिर अब दोबारा से जब एमबीटी इसको क्या कहता है, अच्छा उस जमाने का ब्लॉगर, हाँ हाँ सही बात है, उस जमाने का वीडियो ब्लॉगर कह सकते हैं, बट वो लिख रहा है साथ साथ में अपनी कहानियां। ओके, शिफ्टिंग कैपिटल टू दौलताबाद, यस। तो दौलताबाद जो देवगिरी था बेसिकली, उसको उसने दौलताबाद कहा, उसमें उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। चंगेज खान चल रहा था वहां पे, चंगेज खान कह रहा था जो आएगा सब खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो, मंगोल्स का बेसिकली वो खौफ था, ऐसे कह लो। ओके, तो अब यहां पर वो जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको कहता है कि तू कहां पहुंच, चाइना पहुंच, ठीक है, चाइना पहुंच के एज अ सुल्तान एनवॉय टू द मंगोल रूलर, ठीक है। तो अब वो जाता है, अब ये असाइनमेंट मिलती है, वो पहले मालदीव्स पहुंचता है, मालदीव से फिर केरला कोस्ट पे आता है, फिर मालदीव जाता है, फिर श्रीलंका जाता है, फिर जो है बंगाल जाता है, फिर सुमात्रा आता है, फिर सुमात्रा से फिर चाइना जाता है। तो समझ रहे हो, इससे पहले वो वेस्ट एशिया पूरा घूम चुका है। तो मतलब मेरे को लगता है कि अभी जितना एशिया की जितनी कंट्रीज हैं लगभग वो घूम चुका है, ठीक है। अब इसमें यह भी कहा गया कि ही माइट हैव प्रोबब्ली गॉन टू रशिया ऑल्सो, ठीक है, ही माइट हैव गॉन टू रशिया ऑल्सो। ओके, एनीवेज, तो यहां पर वो चाइनीज पोर्ट पर पहुंचता है, जिसका उस समय पर नाम था जायतुन, ठीक है, जो कि अभी क्या कहा जाता है, ग्वांगचू वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज में आता है चाइना की। और अब ये बीजिंग भी पहुंचता है, पर वहां पर बहुत ज्यादा नहीं रुकता, जल्दी से वापस आ जाता है, ठीक है। और अब इसको कंपेयर किया जाता है मार्को पोलो के साथ, बट बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि मार्को पोलो इसका आधा भी नहीं घुमा, ठीक है, इब्न बतूता का, ठीक है, क्योंकि वो यूरोपियन था, थोड़ा ज्यादा फेमस कर दिया यूरोप वालों ने, ठीक है। इब्न बतूता मेटिकुलसली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस। अब उसने अपने जो कल्चर को देखता गया, लोगों को देखता गया, बिलीफ वैल्यूज, उसको वो लिखता गया। एंड यहां दैट लाइक दिस ग्लोब ट्रॉटर वॉज ट्रेवलिंग इन 14th सेंचुरी। ऑब्वियसली उस समय पर उसके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे, तो कितनी मुश्किल में वो सारा ये इसने कवर किया होगा, कितना समय उसको लगा है इसको पूरा करने में। अब जैसे उसने टाइम भी बताया है कि मुल्तान से दिल्ली पहुंचने में 40 दिन, सिंध से दिल्ली लाइक 50 दिन। अब ये कह रहा है लोनली ट्रेवलर। अब ये यहां पर रहला में लिख भी रहा है कि जो जर्नी है उसमें लोग बीमार भी पड़ते हैं, डाकू भी आते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती है। आई वॉज अटैक्ड बाय फीवर, मतलब अपना एक एक्सपीरियंस भी लिख रहा है कि मैं बस बच गया, मतलब वो कहते ना। तो यहां से देखिए, ये इंडस नदी, हुजा, मुल्तान, अजूदहान, अबोहर, एनीबडी फ्रॉम पंजाब, अबोहर अगर आपने सुना हो, बॉर्डर टाउन है अबोहर, ठीक है। सो अबोहर, ठीक है, सारासती, हांसी आज भी है हरियाणा में, ठीक है, हांसी एक जगह है हरियाणा में आज भी, ठीक है। फिर दिल्ली, ठीक है। चलिए, तो ये इसके बारे में, ये पूरा का पूरा प्लेसेस कौन कौन सी उसने विजिट करी उसके बारे में ये बता रहा है। और ये है आपका गजना, ठीक है, काबुल, गजना, ये हो गया आपका अफगानिस्तान में। अब वो कह रहा है कि ओके, सो उसके बाद ये कह रहा है कि ट्रैवलिंग बहुत इनसिक्योर भी है, क्योंकि इस समय पर सिर्फ ये नहीं है कि हाईवेज पे उसको वो मिल रहे हैं। फेलो ट्रेवलर्स लॉस्ट देयर लाइव्स हु सर्वाइव्ड इंक्लूडिंग इब्न बतूता वर सीवियरली
वुंडेड, इंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज, बट हाँ घूमने फिरने का जो मजा वो कह रहा है कि बहुत आया, और उन सारी चीजों को इसने लिखा, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, सारी चीजें वो यहां पर बता रहा है। ओके, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब वो कह रहे हैं कि जो भी लोग, बस बच गया लिखकर सिलेबस उड़ा दिया ये भी बात सही है। दिस इज व्हाट इब्न जुज़ै हु वाज डिप्यूटेड टू राइट व्हाट इब्न बतूता डिक्टेटेड। अब ये सारा एक्सपीरियंस लेके पहुंचा भाई साहब, तो इसके राजा ने पकड़ लिया, भाई साहब बहुत घूम के आए हो, ठीक है, वो मतलब जैसे सरकारी में एलटीसी होता है ना, लीव ट्रेवल कंसेशन, कि तुम लीव ट्रेवल कंसेशन पे गए थे, तुम पूरा दुनिया घूम के आ गए, अब लिखो क्या क्या सीख के आए, क्या क्या समझ के आए। तो ये इस भाई साहब को बिठाया गया, ये भाई साहब बोल रहे हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, बोल रहे हैं, भाई साहब लिख रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब यहां पर भी एक हिस्टोरियंस का कहना है कि कुछ इतने सालों में उसकी कुछ बहुत मेमोरीज हैं ऐसी जो कि उसको बहुत अच्छे से याद है, कुछ चीजें फाइन चीजें नहीं बंदा याद रख पाता, कुछ उसने लिखी हुई हैं, और कहीं ना कहीं जब इंसान लिखता है तो वहां के ऑडियंस को भी ध्यान में रखते हुए लिखता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एग्जैजरेशंस भी हो सकती हैं इस लिखने में, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि हाँ वो है, बट हाँ हमें एक फेयर आइडिया मिलता है कि उस समय पर क्या सोसाइटी रही होगी। ओके, इन द फुटस्टेप्स ऑफ इब्न बतूता। अब यहां पर वो कह रहा है कि 1400 टू 1800 के बीच में, मतलब लाइक 15th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक जो है बहुत सारे ट्रेवलर्स आए, और यहां पर आप कह सकते हैं लाइक अलबरूनी, यहां पर अब्दुल रजाक समरकंदी के बारे में एग्जांपल दे रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, ठीक है, कि किसने बात करी है किसके बारे में, विजयनगर एम्पायर के बारे में, ठीक है, विजयनगर एम्पायर में। सो दैट दिस वाज अ पर्सन विजिटेड साउथ इंडिया इन 1440s, महमूद वली बल्खी हु ट्रेवल्ड वेरी वाइडली इन 1620s, शेख अली हजीब केम टू नॉर्थ इंडिया इन 1720s। महमूद बल्खी जो है when became sort of सन्यासी फॉर अ टाइम। ये भी आपका क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, मतलब महमूद बल्खी को इतना कन्विंस कर लिया, ठीक है, यहां पर मतलब सन्यासी जो होंगे उन्होंने कन्विंस कर लिया कि यही है जीवन, सन्यास ही जीवन है, तो ये भाई साहब ने सन्यासी बन गए थे ये, ठीक है। बाद में चलकर हम एक मानूची के बारे में पढ़ेंगे, इटालियन डॉक्टर है, वो भी यहीं उसको बसा लिया कि यही है सब कुछ, ठीक है। सो अदर सच एज हाजिन वर डिसअपॉइंटेड इवन डिसगस्टेड विद इंडिया, और लाइक उसको लग रहा था कि रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं उसको मिला यहां पर, ठीक है। चलिए, तो ये महमूद बल्खी जो है काइंड ऑफ सन्यासी बन गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नाम ये पूछता है। फिर आता है ये फ्रैंकोस बर्नियर, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब जो है, अब ये डॉक्टर साहब थोड़ा प्री सेट माइंड से आ रहे हैं, ठीक है, प्री सेट माइंड से आ रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं, ये एक्टिवली कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को फ्रांस को, या यूरोप को, वेस्ट यूरोप को खासकर, ठीक है, और उसमें भी फ्रांस को, और स्पेशली मुगल एम्पायर को, ठीक है, मुगल एम्पायर को कंपेयर कर रहे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब पोर्चुगीज आते हैं, कौन आया, वास्को डी गामा आया। अब ये सारे देखो, कोलंबस है, वास्को डी गामा है, सारे किसको ढूंढ रहे हैं, इंडिया को ढूंढ रहे हैं, इंडिया के तरफ रूट मिल जाए, ट्रेड कर लें जी। अच्छा, उसका रीजन भी समझ लो कि ये सडनली यूरोपियंस को क्या हो गया। ये वैसे मैंने पेड क्लास में बताया है इसका रीजन कि भाई ऐसा क्या हुआ, सडनली सारे यूरोपियंस को लग रहा है कि इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। ट्रेड तो पहले भी कर रहे थे ये लोग। देखो होता है क्या, ऑटोमन एम्पायर आता है। ऑटोमन एम्पायर जो आज के समय पर आप तुर्की की बात करते हैं, ठीक है, जो इस्तांबुल, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपॉल कहा जाता था, अभी इस्तांबुल कहा जाता है। मिशन इस्तांबुल आपने एक मूवी भी देखी होगी, सो दैट इज द प्लेस। तो वहां से ट्रेड हो रहा था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी ट्रेड तो सारा यहां से होके जा रहा है भाई, यूरोप, मतलब दैट वाज काइंड ऑफ द प्लेस जो कि एक सेंट्रल जगह है। वहां से यूरोप कनेक्ट हो रहा है, सेंट्रल एशिया कनेक्ट हो रहा है, वेस्ट एशिया कनेक्ट हो रहा है, इंडिया चाइना कनेक्ट हो रहा है, सारा का सारा ट्रेड वहीं से हो रहा है। तो अब वो कह रहे हैं जी पैसा लाओ, हम कमीशन लेंगे। अब ये जो है प्राइसेस, जो सामान इंडिया से वहां जाता था उसके प्राइसेस बढ़ गए। अब उनको लग रहा है कि अरे तो बहुत गड़बड़ है, कि हम, वो कहते हैं ना जैसे मिडल मैन को हटा दें, तो जो लाइक ऑटोमन एम्पायर है दैट बिकम्स अ मिडल मैन। तो वो डायरेक्ट रूट देख रहे हैं अब इंडिया को लेकर कि यार सी रूट से हम डायरेक्ट इंडिया क्यों नहीं पहुंच जाते, ठीक है। अगर हम ऐसे डायरेक्ट रूट पकड़ लिया फिर तो हमारा जो ये बीच में कमीशन खा रहे हैं ये बच जाएगा और हम डायरेक्ट इंडिया के साथ ट्रेड कर लेंगे।
क्लियर हो गया कि वाई दे वर सर्चिंग फॉर इंडिया ऑल ऑफ अ सडन, मतलब उनको ऐसा क्या लगा कि इंडिया ढूंढना है। दैट वाज द बेसिक रीजन कि मिडल मैन हट जाए और डायरेक्ट हमारा ट्रेड हो जाए। ओके तो यहां पर वो कह रहा है कि जब पोर्चुगीज आए, वास्को डी गामा आया, नंद किशोर, पहले आप कर लो, पहले ये कर लो जो भी कहानियां कर रहे हो, फिर हम कर लेंगे, ठीक है। सो सॉरी, okay, so Indian social custom or social practices, few of them such as Jesuit Robert A. Nobili even translated Indian text into European languages। तो यहाँ पे इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, रादर कन्वर्ट वुड बी द रॉन्ग वर्ड। हाँ, डुआर्टे बारबोसा भी आया, ठीक है, डुआर्टे बारबोसा भी आया। उसने भी ट्रेड और सोसाइटी के बारे में, उसको बहुत अच्छा लगा यार इंडिया में मतलब कितना ट्रेड है, कितना फ्लरिशिंग ट्रेड है, ठीक है, उसके बारे में वो लिखता है। फिर उसके बाद वो कह रहा है 1600 के बाद, 1600 में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये यहां पर उसके बाद तो एक तांता लग गया, मतलब यूरोपियन ट्रेवलर्स का भारत में आने का एक तांता लग गया, क्योंकि वो ट्रेड भी करना चाहते थे, इंडियन सोसाइटी को समझना भी चाहते थे। अब यहां पर वो कह रहा है कि एक इटालियन डॉक्टर आता है, वो तो इतना प्रभावित हो जाता है इंडिया से, लाइक ये फ्रेंच, पहले तो फ्रेंच ज्वेलर जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, ये फ्रैंकियोस बर्नियर अलग है, ट्रेवेनियर अलग है, ठीक है, दोनों ये ईयर वाले, नियर वाले ध्यान रखना, ये आखिरी में जिसके नियर लग रहा है दैट इज फ्रेंच, ये बड़ा स्पेसिफिकली फ्रेंच नेम है, ठीक है, फ्रेंच नेम है। तो ये जो है बात करता है कि ट्रेडिंग कंडीशंस इन इंडिया कंपेयर्ड इंडिया टू ईरान एंड ऑटोमन एम्पायर। अब जो इटालियन डॉक्टर मानुची है, ठीक है, इसको मानुषी चिल्लर से भी याद रख सकते हैं, नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन इन इंडिया, ठीक है, वो इंडिया में सेटल डाउन हो गया, उसको मतलब इतना अच्छा लगा इंडिया में। ओके, इसके अलावा जो फ्रांकियोस बर्नियर है वो डॉक्टर था, फिलोसफर था, हिस्टोरियन था, और वो इंडिया में 12 साल रहा, और वो प्रिंस दारा शिकोह का डॉक्टर था, पर्सनल डॉक्टर दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का बेटा था और जो कि सबसे बड़ा था, इसी को मारकर औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, दारा शिकोह को, ठीक है, नहीं तो दारा शिकोह मतलब बीइंग सबसे बड़ा, इसका कह सकते हैं कि ही वाज गोइंग टू बी द king, but he didn't become the king। Eldest son of Emperor Shahjahan, later intellectual और साइंटिस्ट with दानिशमंद खान का ये इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट के रूप में भी इसने काम किया, ठीक है। तो ये कुल मिला के फ्रांकियोस बर्नियर की कहानी ये इसमें बता रहा है। अब ये इस जो फ्रांकियोस बर्नियर है, इसकी सारी की सारी जो कहानी है वो कंपेयर कर रहा है। अच्छा, कंपेयर क्यों कर रहा है, इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड जो शायद थोड़ा बुक में नहीं दिया, मैं थोड़ा इस पे बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करता हूं। इनलाइटनमेंट आ चुका है, ठीक है, 13, 14, 15 सेंचुरी में हम यूरोप में इनलाइटनमेंट, जिसमें कि जो वहां के इंटेलिजेंसिया था वो काउंटर करने लगा कि ये चर्च का रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है, चर्च का रोल बहुत ज्यादा है, जो स्टेट के मैटर्स हैं, जो सरकार के मैटर्स हैं, उसमें नहीं होना चाहिए। चर्च का मतलब अपने घर तक है, आपकी आस्था है, और स्टेट को काम करना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये चीज आने लगी, ये प्रोपोगेट होने लगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी जो लोग हैं उस पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। अभी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया है, ठीक है, एग्रीकल्चर ही है मेन स्टेट, एग्रीकल्चर ही है मेन स्टेट। तो एग्रीकल्चर में क्या है, इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब आपके पास खुद की प्रॉपर्टी होगी, राजा की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तभी तो आप में वो इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा होगी, ताकि आपके बच्चों को भी उसका बेनिफिट मिले। इतना हब बनकर भी ट्रेवलर बनकर, हाँ, तो यहां पर तो मैं बात कर रहा था, जी हाँ, फ्रांकियोस बर्नियर की। तो उसने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये जो जितने फिलोसफर्स थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा ना ये कंपेयर करता रहा कि देखो मुगल्स में सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास है, मुगल राजा के पास है, बाकी लोगों को उन्होंने जमीन दे रखी है, और लोगों के पास
वो जमीन कभी भी जा सकती है, उसके पास कोई भी इंसेंटिव नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? इसीलिए यहाँ की प्रोडक्शन नहीं है। आप गरीबी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा गरीबी है, लोगों के पास सफिशिएंट खाना खाने के लिए नहीं है, लोगों को आप बहुत पतला उनके रिब्स देख सकते हैं, मतलब गरीबी को बयान किया गया है यहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं, अच्छा फिर वो कह रहा है कि अब मैसेज दे रहा है वेस्ट यूरोप के रूलर्स को कि अगर तुमने भी ऐसे कर लिया, सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले ली, तो तुम भी इसी तरीके से राजा कहलाओगे। जहां पर लोग बियाबान में हैं, लोग परेशान हैं, क्या तुम ऐसे राजा बनना चाहते हो? तो वो कंपेयर कर रहा है, मतलब वो हमेशा उसका जो कंपैरिजन है वो इंडिया को डाउन में और कहीं ना कहीं यूरोप को या स्पेसिफिकली फ्रांस को वो अप करके दिखा रहा है। क्लियर हो गया? तो ये एक बहुत क्लियर तरीके से, और इसकी बुक्स इतनी ज्यादा वहां पर फेमस हुई कि अगले 50 से 60 सालों में, मतलब जब इसने ये बुक लिखी, एग्जैक्ट ईयर भी बताऊंगा, बुक लिखने के 60 से 70 सालों में इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रही है, जर्मन ट्रांसलेशन हो रही है, फ्रेंच, मतलब सब जगह जो है इसकी मल्टीपल कॉपीज बिक रही हैं। तो ही बिकेम वन ऑफ द फेमस राइटर्स, ठीक है, हॉट सेलिंग बुक कह सकते हैं उस समय की ये बन गई इसकी, फ्रांकोइस बर्नियर की। सो however when his works were published his writings became extremely popular, ठीक है, बहुत पॉपुलर हुई। मतलब that book, फ्रांकोइस बर्नियर की बुक जो है was the kind of book कि अगर कोई इंडिया आ रहा है तो उसको ये कहा जा रहा है कि तू पहले भाई इंडिया जा रहा है तो इंडिया के बारे में पढ़ ले। तो वो कह रहा है कि कहां से पढ़ूं, अब विकिपीडिया तो है नहीं या कोई गूगल तो है नहीं है, तो वो क्या है, फ्रांकोइस बर्नियर की बुक है। फ्रांकोइस बर्नियर की बुक वो पढ़ रहा है, अच्छा इंडिया में ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, और इस चीज को बाद में चलकर क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये मतलब एक प्री सेट कंसीव्ड नोशन से, प्री कंसीव्ड नोशन से लिखी गई है और जो गलत है, ऐसी जो धारणा दी गई है भारत के बारे में गलत है। एनीवेज आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है बर्नियर ऑफन ट्रेवल्ड विद आर्मी, वो एक एग्जांपल दे रहा है कि जब मैं कश्मीर जा रहा था, हर एक चीज का बंदोबस्त था, तो वो प्रिपेयर्डनेस भी बता रहा है इसके बारे में। आ रहा हूं, ठीक है। सो प्रिपेयर्डनेस के बारे में भी वो बताता है यहां पर। द राइटिंग्स ऑफ द यूरोपियन ट्रेवलर्स हैड प्रोड्यूस्ड इमेजेस ऑफ इंडिया फॉर यूरोपियंस थ्रू द प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ देयर बुक्स। अब उसके बाद 1750s के बाद इंडियंस लाइक शेख इतिसामुद्दीन मिर्जा अबू तालिब जब वो यूरोप पहुंचते हैं तब वो क्रिटिसाइज करते हैं, तब वो कन्फ्रंटेड दिस इमेज दैट यूरोपियंस हैड ऑफ देयर सोसाइटी, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस इट बाय प्रोड्यूसिंग देयर ओन वर्जन ऑफ मैटर्स। अब उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं बातें लिखी। अब देखो फ्रांकोइस बर्नियर भी कह रहा है, कहता कि नथिंग बीइंग कंसीडर्ड सो रिफ्रेशिंग इन द कंट्री एज लेमनेड एंड दही। समझ रहे हो, नींबू पानी और दही, कह रहा कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इन्हीं अंग्रेजों ने कितने सालों तक हमें पेप्सी और कोका कोला बेचा है, ठीक है, हमने भी पिया है। सोचो हमारे पास क्या कुछ नहीं है, नेचुरल चीजें जो कि अंदर से गर्मी ठीक कर सकती हैं, छाछ, लस्सी, दही, ठीक है, नींबू पानी, जलजीरा, ठीक है, कोकोनट वाटर, बट हमने क्या पिया, पेप्सी और कोका कोला। एनीवेज ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ा सरकाजम भी था। आगे बढ़ते हैं। बर्नियर वर्क्स वर पब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1670-71, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, फ्रेंच, इटालियन, ठीक है जी। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो इसकी किताबें हैं इंग्लिश, डच, जर्मनी, इटालियन में ट्रांसलेट हुई, और 1670 से 1725 लगभग, मतलब आप मान लो 50-60 सालों में 8 बार रीप्रिंट हुई फ्रेंच में, 3 बार इंग्लिश में। तो ये सिर्फ इस चीज के बारे में बता रहा है कि कितनी ज्यादा इसकी बुक पॉपुलर हुई उस समय पर। मतलब दैट बिकम्स काइंड ऑफ के भाई इंडिया जाना है तो ये बुक पढ़ के जाओ, इंडिया के बारे में ऑथेंटिक सोर्स ये है, ठीक है। राखी, इस बुक का नाम नहीं मेंशन है इसमें, ठीक है, बुक का नाम नहीं मेंशन है। ओके, आगे चलते हैं। मेकिंग सेंस ऑफ एलियन वर्ल्ड, एल बेरूनी। अब ये ओवरऑल व्यू हो गया, ओवरऑल व्यू हो गया। अब मैं चलते हैं हम कि एल बेरूनी ने सबसे पहले क्या कहा। तो ये था ओवरऑल व्यू। अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे इनकी बुक्स को। अब एल बेरूनी कहते हैं कि जी संस्कृत सीखना
आम बात नहीं है। संस्कृत को सीखने में बड़ी मुश्किल हुई, बड़े पसीने छूट गए। अब वो एग्जैक्टली इस चीज को लिखता है कि कई सारे बैरियर्स हैं संस्कृत को सीखना। वो कह रहा है कि संस्कृत में इतने सारे शब्द हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि लाइक एक ही चीज को दर्शाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। टांग, ठीक है, टांग, तो टांग अड़ाना, टांग, बहुत सारी, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, मल्टीपल सेंसेस में यूज कर सकते हैं, और एक का मतलब दूसरे से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। और एक ही पर्टिकुलर इंसिडेंट को अलग अलग तरीकों से डिस्क्राइब किया जा सकता है, और हर चीज का अलग अलग भाव होगा। तो ये जो आपको मल्टीप्लिसिटी मिलती है, दैट इज वेरी यूनिक, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यस, अब वो एग्जाम्पल कह रहा है कि जो 3 सबसे बड़े बैरियर आए, ठीक है, संस्कृत को या इंडिया की लैंग्वेजेस को सीखने में। वो पहला कहता है कि ये अरेबिक और पर्शियन से बहुत अलग है। दैट आइडियाज एंड कंसेप्ट्स कुड नॉट बी इजीली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। देखो, ट्रांसलेशन में एक चीज और दिक्कत आती है। ट्रांसलेशन में सिर्फ शब्दों की ट्रांसलेशन नहीं होती है, ट्रांसलेशन अच्छी मानी जाती है जब वो भाव भी जाता है। बट हर बार जरूरी नहीं है कि वो भाव भी जाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्ड जो है एक पर्टिकुलर भाषा में किस पर्टिकुलर सेंस में कहा जा रहा है, शायद उस सेंस में दूसरे भाषा में वो शब्द ना अवेलेबल हो, ठीक है, या वो सेंस खत्म हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस में डिफरेंस है, ठीक है। मुस्लिम, हिंदू, ये जो प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में डिफरेंस है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण जो वो कहता है कि जी सेल्फ एब्जॉर्प्शन और कंसिक्वेंट इंसुलैरिटी, मतलब कि हम ही हम हैं, मतलब तुम क्या सीखोगे, हम बहुत पुराने, हमारे ग्रंथ बहुत पुराने हैं, एवरीथिंग। सो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बैरियर था। फिर वो कहता है कि अल बेरूनी ने डिपेंड किया एक्सक्लूसिवली ऑन द वर्क्स ऑफ ब्राह्मण्स, ऑफन साइटिंग पैसेजेस फ्रॉम वेदा, पुराण, भागवत गीता, पतंजलि, मनुस्मृति, इन सब से उसने उसको पढ़ा। अल बेरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, अब कास्ट सिस्टम को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। अब वो कहता है कि कास्ट सिस्टम का मतलब क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ सोसाइटी जो कि हर जगह मिलेगी, ठीक है। और ये है भी, मतलब अगर आज भी देखें किसी भी सोसाइटी में। अब वो एग्जांपल लेता है पर्शियन सोसाइटी का। वो कहता है कि जी आप अगर इस तरीके से कह रहे हैं कि सोसाइटी में एक हायरार्की है, वो है। जैसे आप देखिए, वो कहता है कि यहां पर पर्शिया में सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा, राजा, ठीक है, राजकुमार, और फिर वो कह रहा है मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट, लॉयर्स, फिर उसके बाद फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स, अदर साइंटिस्ट, फाइनली द पीजेंट्स एंड द आर्टिशंस, ठीक है। इस तरीके की हायरार्की है। पर वो कह रहा है कि जो सबसे गड़बड़ दिक्कत है ना, अच्छा, फिर वो कह रहा है कि दो इस्लाम में सब बराबर हैं, और जो भी अगर मान लीजिए एक हायर स्टेटस अचीव करता है, वो अपने कंडक्ट की वजह से करता है, ठीक है, अपने कंडक्ट की वजह से करता है। जी हाँ, मनुस्मृति के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट द फर्स्ट रूल बुक, बट हाँ, ये आपकी लगभग 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 2nd सेंचुरी CE के बीच में हम इसको बात करते हैं नंद किशोर, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की गई। बट ये इट वाज मच लेटर, ठीक है, उससे बहुत कह लीजिए शतकों पहले जो है आपका वेदास आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत बाद में जाकर आया है मनुस्मृति। हाँ, तो पॉल्यूशन का कंसेप्ट की बात कर रहा है वो, कि ये जो पॉल्यूशन का कंसेप्ट है ना, कि ये जो एक पर्टिकुलर कास्ट जो है, ये इसको देखना भी पॉल्यूटेड है, मतलब ये कह रहा है गड़बड़ है। अब इस चीज को वो क्रिटिसाइज करता है। वो कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है, नोशन ऑफ पॉल्यूशन। कह रहा है कि ये जो स्टेट ऑफ कोई भी चीज, नेचर में कोई भी चीज जो स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी में है, वो प्योरिटी की तरफ जाती है। एवरीथिंग विच फॉल्स इनटू द स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव्स एंड सक्सीड्स इनटू गेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। अब वो कह रहा है कि जैसे सूरज हवा को क्लीन करता है, फिर वो कह रहा है सॉल्ट इन सी प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम बिकमिंग पॉल्यूटेड। फिर वो एग्जांपल आगे देता है कि अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा होता तो धरती पर जिंदगी अगर ऐसे पॉल्यूटेड ही रहता कि हमेशा के लिए पॉल्यूटेड है, तो जिंदगी इस मतलब धरती पर जिंदगी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये कुदरत का नेचर है, लॉज ऑफ नेचर है कि ये चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। तो ये जो इनहेरेंट पॉल्यूशन का कंसेप्ट है, दैट इज रॉन्ग। ओके,
तो ये जो है यहां पर हाईएस्ट कास्ट और ब्राह्मण, ये फिर उसके बारे में बता रहा है कि हाँ जी क्या क्या इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। Okay, so Al-Biruni's description of caste system was deeply influenced of his like study normative संस्कृत टेक्स्ट जो उसने पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं वो किसके कंटेक्स्ट से लिखे गए हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं, ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण के कंटेक्स्ट में लिखे गए हैं, ठीक है, उनकी सोच को वो दर्शा रहा है, ठीक है। ओके, रियल लाइफ सिस्टम में वो अब थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब इसका एनालिसिस कर रहा है जो अल-बिरूनी ने लिखा कि ऐसा ठीक है, ऐसा था, बट वो इतना रिजिड नहीं था जितना कि वो लिख के गया है, ठीक है। अब वो उस तरीके से उसको कह रहा है लाइक कैटेगरीज डिफाइंड एज अंत्यज जो है, जो बॉर्न आउटसाइड द कास्ट सिस्टम, वो भी इन एक्सपीरियंस लेबर प्रोवाइड करते थे पीजेंट्स और जमींदार्स को। दे वर ऑफन सब्जेक्टेड टू सोशल ऑपरेशन, दे वर इंक्लूडेड विद इन द इकोनॉमिक नेटवर्क्स। दो वो उनको एक्सक्लूड किया गया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का पार्ट भी थे, ठीक है, उनकी सेवाएं भी ली जाती थी। खैर ये भी एक थोड़ा क्रिटिकल पार्ट हो सकता है, क्योंकि सेवाएं ली जाती थी पर अगेन शोषण किया जाता था, ठीक है, कहीं ना कहीं सिर्फ इस पर्टिकुलर काम के लिए ही, या कह लीजिए पर्टिकुलर सेवाओं के लिए ही जो है इनकी सेवाएं ली जाती थी, अदरवाइज दे वर आउटकास्ट। इब्न बतूता एंड एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। अब इब्न बतूता में क्या चीज आपको देखने को मिलता है, वो ब्राह्मणी किंगडम है, ठीक है हिमांशु। ओके, इब्न बतूता एंड एक्साइटमेंट ऑफ अनफेमिलियर। अब इब्न बतूता के साथ ये है कि उसको बहुत एक्साइटमेंट है कि यार इंडिया लैंड ऑफ वंडर्स, ठीक है, उसके बारे में वो जानना चाहता है। और जब वो पहुंचता है, जैसे हमने पढ़ा कि वो काजी का रोल प्ले करता है, उसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, ठीक है, और वो कहता है कि हाँ जी बहुत सारी स्टोरीज हैं यहाँ पर, जो राजा बहुत अच्छे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं, ठीक है, लाइक आम इंसान की जिंदगी कैसी है, ठीक है, उसके बारे में वो लिखता है। अब ये कोकोनट और पान इसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कह रहा है यार एक ट्री है कोकोनट ट्री, उसका ना जो नट होता है, मतलब जो उसका फ्रूट या कह लो कोकोनट होता है, वो इंसान के जैसे खोपड़े की तरह होता है, ठीक है, उस पर बाल भी होते हैं, वो कह रहा है थोड़ी थोड़ी ऐसे आंखें टाइप भी होती हैं उसमें, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा सर जैसे होता है वैसा ही देखने का आपको लगता है, ठीक है। तो कोकोनट को इस तरीके से डिस्क्राइब करता है, जो कि ये कहां से आया है भाई साहब, मोरक्को से आया है। मोरक्को मतलब नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, मतलब सेमी एरिड रीजन है, ठीक है, सेमी एरिड रीजन है। तो अब वहां पर ये सारी चीजें कोकोनट नहीं मिल रहा है, तो ये इसको इंटरेस्टिंग लग रही है वो चीजें, तो ये उसको बड़े मतलब ऐसे अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। ये देखो लिखा भी हुआ है कि दैट रिजेंबल द मैन्स हेड फॉर इट व्हाट लुक लाइक 2 आईज माउथ, ठीक है, और कह रहा है इसके बाल भी हैं, जैसे इंसानों के बाल होते हैं वैसे इसके बाल भी हैं, ऐसा एक है। फिर वो पान के बारे में लिख रहा है, पान उसको एक्साइटिंग लग रहा है। पान एक्साइटिंग क्यों लग रहा है, वो कह रहा है यार एक पान है पता है, उस पर थोड़ा और चूना लगाया जाता है, उस पर फिर वो एरिका नट, ठीक है, फिर वो कहते हैं मुंह में उसको रखा जाता है, फिर वो धीरे धीरे चबाया जाता है, पूरा एक्सप्लेन कर रहा है वो उसको, फिर धीरे धीरे चबा के फिर वो बनारसी पान, चलिए ठीक है, तो इसके बारे में वो बता रहा है। अब इससे बेसिकली क्या पता लग रहा है, इससे आपको सोसाइटी के बारे में पता लग रहा है, लोगों के खान पान के बारे में पता लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज। अब वो इंडियन सिटीज को बता रहा है कि इंडियन सिटीज में जी बहुत पॉपुलेशन है, बाजार्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर वो कहता है कि दिल्ली की बहुत पॉपुलेशन है, वैसे कह रहा दौलताबाद की बहुत पॉपुलेशन है। अच्छा ये कब आया है, एमबीटी के समय पर। एमबीटी के समय पर दिल्ली से दौलताबाद पॉपुलेशन कैपिटल शिफ्ट हो गई थी, तो ऑब्वियसली दौलताबाद सेकंड कैपिटल है या कह लो कैपिटल है। फिर दोबारा दिल्ली गई थी, बट दौलताबाद एक बड़ा शहर डेवलप हो गया, ठीक है जी। तो ये जो है एक एग्जांपल दे रहा है। फिर वो दिल्ली के जैसे कह रहा है कि लाइक अगर आप सिटी ऑफ दिल्ली को देखोगे, पॉपुलेशन है पूरा का पूरा, उसमें किलेबंदी है। किलेबंदी में अलग अलग जगहें हैं कि एक जगह अनाज रखा हुआ है, एक जगह आपका हथियार रखे हुए हैं, एक जगह आपका एम्यूनिशन रखा हुआ है, ठीक है, गोला बारूद रखा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। एक जगह आपके बाजार्स हैं जहां पर लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। फिर बाजार्स को वो एक्सप्लेन कर रहा है, जी हाँ, खा के पान बनारस वाला। फिर वो बाजार्स की बात कर रहा है कि ये जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ। बाजार का मतलब बाजार वो नहीं है
अच्छा, ये भी एक जगह मैंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा कि इंडियन लेडीज में इतनी क्यों वो इच्छा रहती है कि जी बाजार जाना है, बाजार जाना है। देखिए, आम मैं एवरेज उसकी बात कर रहा हूं, जो महिलाएं जॉब नहीं कर रही हैं, जो घर में हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, तो उनके लिए घर अपना जो है ही जिंदगी है, वही उनकी दुनिया है। तो शॉपिंग जाना या बाजार जाना, इट इज नॉट जस्ट कि कुछ खरीद के लाना है, इट इज अ कंप्लीट होलसम एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड। ठीक है, कि खाने पीने का एक पूरा का पूरा नया, कह लीजिए, एक संसार है, एक नया एक्सपीरियंस है। तो यहां पर भी वो यही कह रहा है कि ये जो बाजार थे, ये सिर्फ यहां पर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, इट इज नॉट जस्ट अ प्लेस जहां पर आप जाकर सामान खरीद रहे हैं, इट इज अ कल्चरल सेंटर ऑल्सो। ठीक है, यहां जहां पर म्यूजिक हो रहा है, जहां पर गाना हो रहा है, ठीक है, सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है जी, मीना बाजार, हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा। ठीक है, ये जो शॉपिंग का वो है, शॉपिंग जाना है, हाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो आपको ये समझना है कि जो आज जो हम बहुत सारी चीजें कहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा। तो वो एग्जैक्टली यही कह रहा है। अब यहां पर वो कह रहा है डांसर्स, म्यूजिशियन, सिंगर सब कुछ है। ठीक है, इब्न बतूता वाज नॉट पर्टिकुलर एक्सप्लेनिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ टाउन्स। अब उसको ये लग रहा है कि लाइक सरप्लस जो गांव से आ रहा है, उससे ये शहर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक माइंडसेट रहा हमेशा से कि ये जो जो बड़े बड़े शहर हैं, ये कैसे डेवलप हुए हैं। ये मतलब कह लो कि गांव वालों से उनका उनका जो उनके हिस्से का धन था, वहां से लेकर ये बड़े बड़े शहर डेवलप हुए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। विच अलाउड फार्मर्स टू, अच्छा, पर वो ये भी कहता है कि इंडिया के फार्मर्स के पास बहुत अच्छी जमीन है, साल में 2-2 बार वो क्रॉप्स करते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन है। ठीक है, वही कारण है कि इंडिया के बाजार जो है काफी ज्यादा बस्टलिंग सेंटर्स हैं कल्चर के, उसमें टेक्सटाइल्स, मसलिन, सिल्क, ब्रैकेट, सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही हैं। और इंडिया जो है एक बड़ी आइडियल लोकेशन में है। देखो, इंडिया के साथ जब तक कि बड़े शिप्स नहीं आए, ठीक है, जब तक कि अगर आप इसको इस तरीके से समझें, अब यहां पर जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, और इधर आपका हो गया वेस्ट एशिया, मान लो। ठीक है, वेस्ट एशिया। तो अब अगर साउथ ईस्ट एशिया से आपको, या तो आपके पास ऐसे शिप्स डेवलप हो जाएं जो डायरेक्टली यहां तक पे पहुंच जाएं, अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया से पहले या साउथ इंडिया आना पड़ेगा, यहां ट्रेडिंग होगी, फिर यहां से आप वेस्ट एशिया जाओगे। तो ये जो सेंटर साउथ इंडिया जो है, काइंड ऑफ सेंटर बना। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में और अफ्रीका के बीच में, that increase the prosperity of India, that increase the prosperity of southern India also, we can say। क्लियर हुआ ये चीज कि how that location becomes very important, that it was kind of a connecting the Southeast Asia with the West Asia and the Eastern Africa also। okay, ठीक है जी। तो यहां पर इब्न बतूता दौलताबाद के बारे में बता रहा है। ठीक है, दौलताबाद बारे में ये कह रहा है कि दौलताबाद का जो बाजार है, मार्केट प्लेस है, वहां पर महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, जिसको क्या कहा गया, ताराबाबाद। ठीक है, ताराबाबाद। और ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एंड ब्यूटीफुल बाजार हैं। कह रहा किसी भी आप शॉप में जाते हैं तो वहां पर एक स्विंग है, ठीक है, वो झूला है जिसमें एक फीमेल सिंगर है, बाकी मतलब और फीमेल्स उसको झुला रही हैं, वो गाना भी गा रही है। तो सोचिए, मतलब एक शॉप में गए आप, ठीक है, और बिल्कुल अलग माहौल, ठीक है, गाना भी चल रहा है, शॉपिंग भी हो रही है, और कह रहे ये तो अलग अलग है ही है, एक मेन सेंटर भी है जहां पर हर थर्सडे को भी मतलब वो हो रहा है। ठीक है, आप चंडीगढ़ में जाएंगे तो जनरली जो 17 सेक्टर है वहां पे बड़ा फेमस, 17 सेक्टर, 17 सेक्टर बोलते हैं। तो 17 सेक्टर का जो मेन, कह लीजिए, सेंट्रल जगह है, वहां पर भी, अब आई डोंट नो अभी होता है कि नहीं, पहले हर सैटरडे को एक प्रोग्राम होता था, तो सब लोग इकट्ठा होते थे, मतलब एक इट वाज लाइक एन इवेंट टू वॉच फॉर। ठीक है, कोई ना कोई सिंगर आ रहा है जी, कोई कॉमेडियन आ रहा है जी, कुछ ऐसा करके होता था। तो ये एक सेंट्रल जगह है जहां पर एक, मान लीजिए, सिंगर आ रहे हैं और गाना गा रहे हैं। तो मतलब लोगों के लिए इंटरटेनमेंट क्या है,
ये आपके पास जो आज के समय पर इंस्टा फेसबुक है वो तो है नहीं है, ना टीवी है, कुछ नहीं है, तो एंटरटेनमेंट का ये सोर्स भी है। तो बाजार जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, सब कुछ है, वो एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है। हाँ, रंगारंग कार्यक्रम, इन शॉर्ट रंगारंग कार्यक्रम यहां पर चल रहा है, ठीक है। मतलब ये मान लो कि जैसे 1980s में दूरदर्शन था, ठीक है, 2000s में टीवी था, और आज के समय पर आपके पास मोबाइल फोन है, ये उस समय का एंटरटेनमेंट है, ठीक है जी। चलिए, तो ये उसमें एग्जाम्पल इसको दे रहा है। फिर ये इक्कत वीविंग पैटर्न, ठीक है, ये इक्कत वीविंग पैटर्न ये भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंस इस्लाम में क्लियरली आपका जो मूर्ति पूजा है, ठीक है, आइडल वर्शिप है, उसको एक्सेप्टेड नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मस्जिद में आपको फ्लोरल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। इवन जो कपड़े हैं उनमें भी आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलती, इसीलिए आपको अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, इक्कत पैटर्न, ठीक है, चिकनकारी, ठीक है, जैसे आप लखनऊ में हम कहते हैं। सो दैट पैटर्न्स, दैट फ्लोरल पैटर्न्स आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, म्यूजिक हो गया। यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो और गजब है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई साहब, अब वो कह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन लगते हैं, पर अब राजा के पास 50 दिन में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो हो गया काम, ठीक है, तब तक तो सत्ता चली जाएगी। पर कह रहा है अगर आपको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है राजा तक, या कोई सामान पहुंचाना है, वो 5 दिन में पहुंचा सकते हैं। और जहां 50 दिन लग रहे हैं, 5 दिन में कैसे पहुंच जाएगी? तो इसके लिए एक बड़ा तगड़ा सिस्टम था जिसको क्या कहा गया, उलुक सिस्टम, उलुक और दावा, ठीक है, उलुक और दावा। अब उलुक दावा क्या है, अब ये समझो, हर 4 मील पे घोड़ा बैठा है, ठीक है। मतलब एक, वो कह रहा है कि गांव है, गांव के बाहर एक कह लीजिए कमरा है या एक जगह है जहां पर घुड़सवार बैठा है, रॉयल हॉर्स है, घुड़सवार है, और जैसे ही उसको पता लगेगा कि कोई चीज लेके जानी है तो वो घुड़सवार बैठेगा, घंटी बजाता जाएगा, अगले वाले को सुन जाएगा, अगले वाला तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, उससे सामान लेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से बहुत तेजी तरीके से वो सामान एक दूसरे से ट्रांसफर होता जाएगा। दूसरा तरीका फुट सोल्जर का है, कह रहा हर मील में 3 गांव आ रहे हैं, ठीक है, हर मील में 3 गांव, ठीक है, हर मील में 3 गांव में एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, ठीक है, व्यक्ति या 2-3 लोग बैठे हुए हैं अपने गांव के बाहर, कमरा है, जैसे ही उनको कोई सामान मिलेगा या कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी जो उनको देनी है, तो एक यहां पर शब्द यूज किया गया है आपका क्यूबिट्स। क्यूबिट्स होता है दिस आर्म लेंथ, ठीक है, तो 2 क्यूबिट्स मतलब 1 आर्म लेंथ और डबल कुछ इतना आपका साइज रहा होगा, ठीक है, उसमें घंटी बंधी हुई है, तो वो दौड़ रहा है और घंटी बज रही है, ठीक है, सो बेल्स आर देयर, तो वो अगले वाले को घंटी सुनाई देगी। तो 1 मील में 3 है, तो मान के चलिए 1600 मीटर, 500-600 मीटर का डिफरेंस है, तो उसको सुनाई देगा, उतरे में वो रेडी रहेगा, ठीक है। वो रिले रेस देखा ना, रिले रेस में क्या होता है, रिले रेस में भी ऐसे होता है कि वो दौड़ रहे, वो अरे मेरे को दे दे जल्दी से, फिर वो आगे दौड़ता रहता है, कुछ बिल्कुल रिले रेस का कंसेप्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है जी। उलुक एंड दावा बहुत इंपॉर्टेंट ये कम्युनिकेशन सिस्टम था। वो कह रहा है ये सिस्टम इतना एफिशिएंट था कि ये इंफॉर्मेशन यहां से वहां पहुंच रही है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई देखो कैसे कैसे ये सिस्टम चेंज हुआ। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के समय पर हमने रेलवेज देखा, फिर टेलीग्राफ देखा, फिर हमने टेलीफोन देखा, फिर हमने इंटरनेट देखा, फिर हमने ईमेल देखा, अब हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स देख रहे हैं, है ना, अब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। चलो एनीवेज, तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब ये अब्दुल रज़ाक है भाई साहब, इनको अच्छा नहीं लगा इंडिया, ठीक है, ये कह रहे हैं कि यार इंडिया मतलब मैं गया तो मेरे को बड़े अजीब लोग मिले। फिर वो मैंगलोर पहुंचता है, फिर उसको वहां पर मंदिर देखता है, वो बड़ा अच्छा मंदिर लगता है इसको, फिर उसकी तारीफ करता है। तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा कंफ्यूज वो था, मतलब कुछ चीजें जो अच्छी लगी उसने अच्छी लिखी, जो उसको अच्छी नहीं लगी वो अच्छी नहीं लिखी। तो ये अब्दुल रज़ाक था जो 1440s में आता है, ठीक है। चलो, बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट। बर्नियर भाई साहब एक ही मोटिव से आए थे कि इंडिया खराब है, यूरोप अच्छा है, वेस्टर्न यूरोप अच्छा है, फ्रांस अच्छा है। बट अब कुछ हिस्टोरियंस का या कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि कुछ बातें उसने सही भी लिखी हैं। अब आप उसको गलत भी नहीं ठहरा सकते पूरी तरीके से।
गरीबी थी, ये कहा गया कि इंडिया वॉज ऑलवेज अ रिच कंट्री बट पीपल वर पुअर, क्योंकि जो रिसोर्सेज है ना वो कुछ ही लोगों तक सीमित रहे हमेशा। हाँ पीजन, पीजन इन्फॉर पीजन वाला भी चिड़, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया कबूतर जा, हाँ सॉरी मैं कबूतर वाला भूल गया, ठीक है, ओ सॉरी फॉर ऑल दोज हु रिलेट विद दैट कबूतर वाला कम्युनिकेशन सिस्टम। एनीवेज, बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट, तो ये जो है फ्रांकोइस बर्नियर जो है ये बात करता है पॉलिसी, मतलब ये काइंड ऑफ ना मैसेज दे रहा है यूरोप के रूलर्स को कि यहां पर इतना खराब सिस्टम है, अगर तुमने ये फॉलो कर लिया ना तो बर्बाद हो जाओगे तुम, ठीक है। तो ये आखिरी में एक चार्ट दिया हुआ है, कौन कहां से आया था, कहां से आया था, वो चार्ट दिया हुआ है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। सो बर्नियर्स ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इज मार्क्ड बाय डिटेल। हाँ, सो राखी वाज आस्किंग अबाउट द बुक, तो ये है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इज मार्क्ड बाय डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। फिर वो मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बता दिया कि वो कंपेयर कर रहा है, और कंपेयर भी वो क्लियर तरीके से कर रहा है कि देखो ये खराब है, ये अच्छा है, और इंडिया को, मुगल एम्पायर को वो इंफीरियर, और यूरोप के एम्पायर को वो थोड़ा ऊपर रख रहा है, ठीक है, सुपीरियर दिखा रहा है। अब ओनरशिप की बात की, अब मैंने जैसे आपको पहले भी बता दिया कि फ्रांकोइस बर्नियर कह रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो ही, मतलब जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है ना, जो आज के समय पर हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप होगी तभी व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा, मेहनत करेगा, और उसके बच्चों को आगे वो चीज ट्रांसफर होगी, तभी उसको कुछ एक्स्ट्रा करने की मोटिवेशन आएगी, अदरवाइज उसमें मोटिवेशन नहीं है, वो नहीं करेगा, उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब उसको ये नहीं पता कि ये चीज मेरे बच्चों को मिलेगी या मेरे आगे भविष्य में मेरे काम आएगी या नहीं, तो वो नहीं मेहनत करेगा। तो यहीं पर वो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रांकोइस बर्नियर की राइटिंग्स जो हैं इवेंचुअली जो यूरोप कॉलोनियलिज्म की बात है, या यूरोप में प्राइवेटाइजेशन की बात है, या यूरोप में जो प्राइवेटाइजेशन की कैपिटलिज्म की बिसात है या सोच है, जो एक डोमिनेंट फिलॉसफी है उस समय की, उसी को फ्रांकोइस बर्नियर रख रहा है इस बुक में, क्लियर है, उसी को उसमें रख रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका ओके। ओइंग टू क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड आर्ग्यूड बर्नियर, लैंड होल्डर्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब वो एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, जैसे कि एक पेल्सर्ट है, पेल्सर्ट डच ट्रेवलर है। अच्छा, ये ना स्टेटमेंट पूछता है, ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट्स पूछता है बीच बीच में, ठीक है। वो कह रहा है कि ही वॉज शॉक्ड टू सी द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, वो कह रहा है मतलब गरीबी इतनी ज्यादा है कि आम व्यक्ति की लाइफ इतनी वो है कि उसके पास ढंग से खाने के लिए नहीं है, और उसके पास घर नहीं है, और घर ऐसी जगह पर है या ऐसी स्थिति में है कि बिल्कुल वो दयनीय हालत है उसकी, ठीक है। तो वो उसके बारे में वो लिख रहा है, और सो मच इज रंग फ्रॉम द पीजेंट दैट इवन ड्राई ब्रेड, मतलब उनसे इतना चूस लिया गया है कि उसके पास एक सूखी रोटी भी नहीं है खाने के लिए, ऐसा इसने लिखा। ये फ्रांकोइस बर्नियर ने नहीं लिखा, ये पेल्सर्ट डच ट्रेवलर ने लिखा है, ठीक है जी। अच्छा, अब पीजेंट्री की एग्जांपल दे रहा है वो, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे यहां पर लोग हैं, उनके पास जमीन नहीं है, ठीक है, ऑल दैट, ये वही उसी कहानी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है। अब इस चीज का ना बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ये कहा कि देखिए, अब ये समझो, आपको रेंट कब मिलता है, चलो ये बताओ, रेंट और रेवेन्यू में क्या फर्क है। रेंट और रेवेन्यू में, रेंट आपको मिलता है जब आप कहते हैं कि ये जमीन मेरी है, मैंने तुम्हें किराए पे दी है, और तुम मेरे को इसका मतलब किराया दोगे, ठीक है, दैट इज द रेंट। ओनरशिप मेरे पास है, तुम जो है टेम्परेरी बेसिस पे इस जगह को एंजॉय कर रहे हो, यूज कर रहे हो, और उसका मेरे को एक किराया दे दोगे, ठीक है, दैट इज रेंट। दूसरी चीज होती है रेवेन्यू। रेवेन्यू हो गया सरकार, जैसे कि सरकार कह रही है कि जी मैं आपको प्रोटेक्शन दे रही हूं, आपको फैसिलिटीज दे रही हूं, है ना, सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो उसमें खर्चा होता है, तो जगह तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, पर इसका हमें कुछ हिस्सा चाहिए, 10%, 15%, 20%, ठीक है। सो रेवेन्यू और रेंट में क्लियर हुआ। अब वो कह रहा है कि जैसे अकबर के समय पर अबुल फजल था, तो उसमें आपको बहुत क्लियरली जो उसकी राइटिंग्स हैं उसमें कहीं पर भी रेंट वर्ड यूज नहीं मिलता कि हाँ जी ये रेंट है, वो रेवेन्यू की ही बात करते हैं। तो ये अब
थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, बट हाँ ये भी बात सही है कि सारी जमीन कहीं ना कहीं एक अनरिटन रूल के रूप में आप ये कह सकते हैं कि राजा की है, राजा ने जिसको चाहा कि नहीं पसंद आया बाहर करो इसको, ठीक है, इसकी जगह दूसरे बंदे को दे दो। सो कहीं ना कहीं वो सिस्टम है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसके पास अगर कल को राजा ये कहते हैं कि नहीं इसको हटाया जाए, अब वो क्लेम नहीं कर सकता ना जाके कि मेरी ही है जमीन, ठीक है, मेरे को आप फोर्सफुली इफेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये वार्निंग फॉर द यूरोप, ठीक है, ये वार्निंग फॉर द यूरोप कह रहा है किंगडम्स वुड बी वेरी फार फ्रॉम वेल बीइंग कल्टिवेटेड एंड पीपल्ड। अगर तुमने इनका मेथड फॉलो कर लिया तो तुम जो है वेल कल्टिवेटेड या लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। आर किंग्स आर अदरवाइज रिच एंड पावरफुल, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अगर तुमने ये फॉलो किया तो तुम बहुत जल्दी डेजर्ट्स, किंग ऑफ डेजर्ट्स हो जाओगे, सॉलिट्यूड ऑफ बेगर्स, बारबेरियंस सच एज दोज आर whom I have seen representing the Mughals, ठीक है। तो वो अपने यूरोपियन रूलर्स को कह रहा है कि अगर तुम वो वाला मुगल वाला सिस्टम फॉलो करोगे तो तुम जो है डेजर्ट के किंग कहलाओगे, ठीक है, क्योंकि लोग ही नहीं रहेंगे वहां पर, लोग छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। चलो अब ये एग्जाम्पल, अच्छा इसी की राइटिंग्स को आगे चलकर कार्ल मार्क्स भी यूज करता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स भी ये चीज कहता है कि हाँ जी कॉलोनियलिज्म से पहले देखो, जब इनसे ये कहा जाता था कि कॉलोनियलिज्म में आपने सब लूट के ले गए, कह रहे आपको ऐसे ही लग रहा है लूट के ले गए, इससे पहले जो राजा वाला सिस्टम था उसमें आपके पास क्या था, उसमें सारा चीज राजा ले जाते थे। एटलीस्ट हमने ये तो किया कि आपको लैंड राइट्स दिए, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि भाई कॉलोनियलिज्म, वो कह रहा है कि हमेशा से एक्सप्लॉयटेशन रहा है, अभी कॉलोनियलिज्म एक्सप्लॉइट कर रहा है, कॉलोनियलिज्म से पहले राजा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है, उनके पास जमीन थी, वो जो है लोगों का खून चूस रहे थे। तो उस तरीके की ये बात कह रहा है, ठीक है। द इंपीरियल कोर्ट प्रेसिडेंट ओवर द विलेज कम्युनिटीज, और इनकी ऑटोनॉमी तभी तक, मतलब जो विलेज कम्युनिटी है उसकी ऑटोनॉमी तभी तक है जब तक वो राजा को पैसा भेज रहा है, ठीक है, और खूब रेंट रेवेन्यू भेज रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज और, इसमें एक पॉइंट और वो बोलता है कि स्टैग्नेंट सिस्टम इसको कहा गया, इसने क्या कहा इसको, दिस वाज रिगार्डेड एज अ स्टैग्नेंट सिस्टम। द इंपीरियल कोर्ट प्रेसिडेड ओवर दिस विलेज कम्युनिटीज, दिस पिक्चर ऑफ रूरल सोसाइटीज वर फार फ्रॉम ट्रू। अब वो उसको कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं था, ठीक है। एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वर बिग। अब इंडिया की ये कहता है कि जी दो ही तरीके के लोग थे, या तो राजा या बिल्कुल गरीब किसान। अब वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था जी, इंडियन सोसाइटी में एक बड़ा जमींदार, छोटा जमींदार, एक छोटा पीजेंट, एक बिल्कुल लैंडलेस पीजेंट, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द लैंड होल्डिंग, कितनी उसके पास जमीन है, मतलब 3-4 गांव 5 गांव उसके अंतर्गत आते तो बड़ा लैंडलॉर्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से वो जमीन जो है उसकी कम होती गई। ओके, a more complex social reality, ठीक है। बर्नियर प्री ऑक्यूपेशन विद प्रोजेक्टिंग मुगल स्टेट एज टायरनिकल इज ऑब्वियस, ठीक है। वो बता रहा है कि जी उसका जो मुगल एम्पायर को मतलब कहना कि ये बहुत खराब है, इनमें लोगों के, आम लोगों की दुर्दशा हो रखी है, ये बड़ा ऑब्वियस था उसका ये कहना, वेरी सिंपल। ये रीजन मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, अब वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी बात भी कर रहा है, कह रहा है कि यहां पे इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स बहुत अच्छा है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी है, इसी में वो लिख रहा है कि जो गोल्ड और सिल्वर है वो दुनिया भर में घूम के इंडिया में आता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने कहा कि गोल्ड सिल्वर पूरी दुनिया में घूम फिर के इंडिया में आ जाता है, ठीक है। ही आल्सो नोटिस दैट एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी engaged in long distance exchange. At the same time, he considered that vast quantities of world's precious metals flowed into India as manufacturers are exported in exchange for gold and silver, ठीक है। इसीलिए इंडिया को कई बार हम कहते हैं सोने की चिड़िया थी जी, क्यों, क्योंकि मतलब लाइक नॉट एग्जैक्टली बट हाँ, दुनिया भर से जो ट्रेड है, ट्रेड इंडिया जो है एक सेंटर है, दुनिया भर का ट्रेड का जो पैसा घूम फिर के यहीं पर आ रहा है। डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो, फिर वो एग्जांपल बंगाल की दे रहा है कि बंगाल देखो, अब ये सोचो कि ये बंगाल की एग्जांपल दे रहा है कि बंगाल बहुत प्रॉस्परस है, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सब चीजें बहुत बढ़िया हैं, ट्रेड, बस्लिंग ट्रेड, ठीक है। ऊपर तिब्बत के साथ ट्रेड कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, सदर्न एम्पायर के साथ ट्रेड कर रहा है,
ठीक है, तो ये बंगाल के बारे में भी कह रहा है। अब ये कह रहा है कि जो 15% पॉपुलेशन इंडिया की अर्बन एरियाज में रह रही है, जो कि काफी ज्यादा है यूरोप से। यूरोप की कम पॉपुलेशन है जो अर्बन एरियाज में है, पर इसको कैसे जस्टिफाई करता है कि जब पूछा गया तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ये जो अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन जो रह रही है ये कोई सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, ये जहां राजा रह रहा है वहां पर लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये रॉयल पेट्रोनेज की वजह से वहां पर सस्टेन कर पा रहे हैं शहरों में, अदरवाइज इनके पास खुद का पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये इसने इस तरीके से इसको जस्टिफाई किया, ठीक है जी। हाँ, बट फिर इसी में फिर वो ये भी कहता है कि नहीं नहीं, मर्चेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा भी है। फिर मर्चेंट्स के बारे में बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और किंग टाइज हैं, महाजन्स, जिसको वेस्टर्न इंडिया में महाजन कहा जाता है, ठीक है। मर्चेंट कम्युनिटी में जो सेठ, ठीक है, जो हेड है, जो उनका चीफ है, उसको क्या कहा गया, सेठ। तो यहां पर महाजन एंड देयर चीफ कॉल्ड सेठ। और अहमदाबाद वाले रीजन में जो आपका गुजरात का रीजन है, उसमें जो इनमें भी सबसे टॉप पर है उसको क्या कहा गया, नगर सेठ, ठीक है, नगर सेठ। सेठ वर्ड आज भी यूज होता है नॉर्थ इंडिया में। फिजिशियंस, हकीम, वैद्य, टीचर्स, पंडित और मुल्ला, लॉयर्स, वकील, ठीक है, पेंटर्स, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर्स, ये कैटेगरी ऑफ पीपल भी आने लगे, ठीक है। ये कैटेगरी ऑफ लोग भी आपको देखने को मिलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कुछ लोग रॉयल लोगों को कह लीजिए सर्विसेज दे रहे हैं, कोई मिडल लोगों को, और ऑब्वियसली कुछ आम लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, इस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, इंपीरियल कारखानास के बारे में भी बात की गई। वो कारखानास मतलब अब इसको भी वो क्रिटिसाइज कर देता है। देखो, बर्नियर हर चीज को पहले बताता है, फिर कैसे क्रिटिसाइज करता है। कह रहे कारखाने हैं जी, जहां पर लोग काम कर रहे हैं, सब लोग आते हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, वहां पर बहुत बड़ी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे कि लाइक वो कह रहा है, वर्कशॉप और आर्टिशंस इन वन हॉल, एम्ब्रॉयडर्स आर बिजीली एम्प्लॉयड, ठीक है। गोल्ड स्मिथ, एक में पेंटर्स हैं, एक में लाइक लेकर वर्क हो रहा है, इस तरीके से डिवीजन हो रखी है, जैसे कि एक बड़ी फैक्ट्री में होता भी है। फिर आखिरी में वो क्या कहता है कि ये इतने ज्यादा हैं कि लोग आ रहे हैं सुबह, शाम को जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा है कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, बस वो लगे हुए हैं, जैसे कॉग इन द व्हील जिसे कहा जाता है, वो अपने जीवन को जी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी कह रहा है। सो दे रिमेन एम्प्लॉयड द होल डे, इन द इवनिंग रिटर्न टू देयर होम्स इन दिस क्वाइट रेगुलर मैनर, देयर टाइम ग्लाइड्स अवे, धीरे धीरे इनका समय बीत रहा है बस, ठीक है। सो नो वन एस्पायरिंग फॉर एनी इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ लाइफ, ठीक है। वो कोई भी अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए कोई यत्न नहीं कर रहा, बस आ रहा है, काम कर रहा है, चला जा रहा है, ठीक है जी। हाँ, कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज नहीं था, मतलब बट हाँ ये है कि बड़ा क्लियरली एक सेट ऑफ, मतलब जो चीज के बारे में लिख रहा है उसके बारे में आखिरी में फिर वो क्या बोले, वो शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है, पर वो ठीक है, गुड़ का गोबर जिसे कहते हैं ना, वो कर रहा है वो, स्लेव, सती एंड लेबरर्स। सो वुमेन, अब अच्छा महिलाओं के बारे में क्या बात है, तो ट्रेवलर्स हु लेफ्ट रिटन अकाउंट्स वर जनरली मेन, ठीक है, और इंटरेस्टेड इन समटाइम्स इंट्रिग्ड बाय द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द सबकॉन्टिनेंट। अब ये जो कहानी है, समटाइम्स दे टेक सोशल इनइक्विटीज फॉर ग्रांटेड एज नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब जो इंडिया के राइटर्स हैं उनको लग रहा है कुछ चीजें नॉर्मल हैं, ठीक है, कुछ चीजें नॉर्मल हैं, बट कुछ जो बाहर के बंदा आ रहा है उसको तो अजीब लग रहा है ना। मतलब आप मान लो आज के समय पर सेंट्रल एशिया में चले जाओ, या आप जापान में चले जाओ, किसी भी और देश में चले जाओ जिसका कल्चर बड़ा डिफरेंट है इंडिया से, तो आप उनकी ना बहुत छोटी छोटी चीजों को नोटिस करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो बिल्कुल अलग होगा, बहुत छोटी छोटी चीजें भी आपके लिए अलग होंगी, आप उसको नोट करोगे। तो कुछ वैसा ही वो कह रहा है। अच्छा, और जो आज के समय पर हम स्लेवरी की बात करते हैं, ठीक है, वो स्लेवरी वैसे नहीं है, बस स्लेवरी एक्सेप्टेड है। वो कह रहा है, लिख रहा है इसमें, ये नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि आम जैसे कॉमोडिटीज को खरीदा जाता है वैसे ही स्लेव्स को खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। तो वो एग्जांपल दे रहा है कि मैं इब्न बतूता जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े लेके गया, ठीक है, कैमल्स और स्लेव लेके गया, ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि मतलब मोहम्मद बिन तुगलक बता रहा है कि एक नसरुद्दीन था, ठीक है, प्रीचर था, उसका मेरे को भाषण इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको 100,000 टंकास कॉइन्स दिए और 200 स्लेव्स दे दिए उसको, ठीक है। तो ये स्लेवरी जो है इट वाज अ एक्सेप्टेड थिंग। अच्छा, और इसके अलावा जो फीमेल स्लेव्स हैं
फीमेल स्लेव्स को एज अ स्पाई यूज करना, ठीक है, फीमेल स्लेव्स को एज अ स्पाई यूज करना, वो कह रहा है कि ये बड़ा एक कॉमन है। वो जो है सफाई करने के बहाने गई, जो भी उसके रॉयल उसमें काम कर रहे हैं, उसके मंत्री संतरी कह लो, तो उनके वहां सफाई और सुन के इंफॉर्मेशन लेके राजा तक पहुंच रही है, ठीक है। तो ये जो है फीमेल स्पाइस यहां पर कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है एज पर हिम। सो फीमेल स्लेव्स इन द सर्विस ऑफ सुल्तान, ठीक है, एक्सपर्ट्स इन म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। उसके अलावा वो कह रहे हैं फीमेल सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन हिज नॉबल्स एज वेल, ठीक है। तो वो कैटेगरी ऑफ स्लेव्स भी हैं, उनका भी अलग अलग काम है, ठीक है। डोमेस्टिक लेबर में कह रहा है कि डोमेस्टिक लेबर में आपको फीमेल स्लेव्स बहुत कॉमन मिल रही हैं। कंटेम्प्रेरी यूरोपियन ट्रेवलर्स ऑफन ट्रीटमेंट अबाउट द वुमेन। अब इसमें एक एग्जांपल, ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है। स्लेवरी इज नॉट एम्प्लॉयमेंट, स्लेवरी इज नॉट लाइक लोग खुद से जा रहे हैं। जब एक जगह को जीत लिया जाता है, वहां के मतलब लोगों को मार दिया जाता है, तो जो महिलाएं बचती हैं उनको एज अ फीमेल स्लेव लाया जाता है, ठीक है। तो दैट इज द कंसेप्ट आयुष्मान, ठीक है। वो लिख भी रहा है इसमें बताया भी हुआ है कि कैसे ये फीमेल स्लेव्स कैसे आए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एग्जाम्पल दे रहा है फ्रांकियोस बर्नियर। फ्रांकियोस बर्नियर कहता है कि लाहौर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसने 12 साल की एक बच्ची को देखा, उसके पति की डेथ हो गई, उसका सती को उसने डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से वो रो रही है, ठीक है। उसके चेहरे पे उसके एक्सप्रेशंस देखे जा सकते हैं। फिर 3 से 4 ब्राह्मण जो हैं असिस्टेड बाय ओल्ड वुमेन उसको पकड़ के उसको वहां पर फ्यूनरल पायर पे बांध देते हैं, उसके हाथ पैर, ठीक है। सीटेड हर ऑन द वुड, उसके हाथ पैर बांध दिए ताकि वो भाग ना सके। फिर उसको जलाया गया, फिर उसकी मतलब ऑब्वियसली जब जिंदा जलाया गया है तो आवाजें आ रही हैं। तो फिर वो लिखता है कि आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिप्रेस माई फीलिंग्स एंड टू प्रिवेंट द बस्टिंग फॉर्थ इनटू द क्लैमरस एंड अनरेवलिंग रेज। तो मतलब जो अंदर की जो भावनाएं हैं फिर वो उसमें लिखता है, ठीक है, सती प्रथा के बारे में। ओके, अब वो कह रहे हैं कि जो वुमेन हाउएवर वुमेन लाइव्स रिवॉल्व अराउंड मच एल्स, पर इसमें फिर एक और पॉइंट कह रहे हैं जो हिस्टोरियंस हैं, वो कह रहे हैं कि जो महिलाओं की लाइफ थी वो सती प्रथा तक ही नहीं थी, उसके बियॉन्ड मतलब उससे पहले बहुत कुछ है। वो एग्जांपल दे रहा है कि महिलाएं जो हैं एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी हैं। उसके अलावा अगर आप मर्चेंट फैमिलीज में देखें, वो बिजनेस में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा रही हैं। इट देयरफॉर सीम्स ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहा है इसके अलावा कह रहा है कि ट्रेवलर्स अकाउंट प्रोवाइड अस टेंटलाइजिंग ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ मेन एंड वुमेन ड्यूरिंग द सेंचुरीज। और ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही हैं। पर महिलाओं का पर्सपेक्टिव, महिलाओं के रूप में एज अ राइटर, देखो ये बहुत ऑब्वियस भी है कि अभी महिलाएं पढ़ाई वाला जो कंसेप्ट है, जो ट्रेवलर्स आपको मिलते हैं बट उनके राइटिंग्स कोई ऐसा नहीं मिलती हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका, जैसे जापान में चॉपस्टिक्स हमें इंटरेस्टिंग लगेंगी, यस, नॉट जस्ट हाँ चॉपस्टिक्स तो इंटरेस्टिंग है ही। ये देखो, ये पालकी में जा रहे हैं, घोड़ा है, ठीक है। साथ में जो पैदल कह लीजिए सैनिक हैं या स्लेव्स हैं। ओके, तो ये एक आपका हो गया आज का सेशन कंप्लीट। तो ये आपका सम ट्रेवलर्स हु लेफ्ट द अकाउंट्स, मोहम्मद इब्न अहमद रेहान अल बरूनी, बेसिकल मिला के अल बरूनी है ये, ठीक है। मार्को पोलो इटली से, इब्न बतूता, ठीक है, उसी समय पर अब्दुल रजाक कमल अल देहन समरकंदी, समरकंद से, ठीक है। सो निकितिन, ये तो नाम से पता लग रहा है रशियन है, ठीक है। एंड दुआते बारबोसा, सैयद अली राइस, एंटियोनियो मॉन्सेरेटे, स्पेन से मोहम्मद वली बाल्खी, बल्ख जो सुख छज्जू दे चवारे, ना बल्ख ना बुखारे, ठीक है। सो बल्ख एंड बुखारा आर द 2 सिटीज। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर स्टेट पीसीएस में पूछा गया था कि ये जो कहावत है, जो सुख छज्जू दे चवारे, ना बल्ख ना बुखारे, तो इसमें बल्ख और बुखारा क्या है। तो एक्चुअली बुखारा एक फ्रूट भी तो होता है ना, मेरे दिमाग में चल रहा है यार फ्रूट होगा ये,
ठीक है। सो बल्क एंड बुखारा इज वेरी फेमस सिटीज, ठीक है। आप अभी भी सर्च करेंगे बल्क और बुखारा तो आपको बहुत बढ़िया जो है जगह मिलेंगी। पीटर मुंडी, ठीक है, मुंडी आई कहाँ से, इंग्लैंड से। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवलिंग, देखो ये नियर वाला जो कंसेप्ट, ये नाम है ना, ये आपको बहुत स्पेसिफिकली NIER ये आपको फ्रेंच मिलता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैंने एक कुछ ट्रिक्स भी बनाई थी। ये तो हो गया, इसको लिख लेते हैं। ये तो हो गया अबू, है ना, अल बेरूनी उज्बेकिस्तान, मार्को पोलो इटली, MPI कुछ होता है, MPI, हाँ बुखारा यस, ठीक है। IBM कंपनी है, ठीक है। अब्दुल अल रजाक समरकंदी, ठीक है। ये मैंने इसका जस्ट अ मिनट, नहीं इसका नहीं है, ठीक है। हाँ इसका है बापू, ठीक है। तो ये बारबोसा हो गया आपका, कहाँ से, पोर्चुगल से। बारबोसा हो गया पोर्चुगल से। ये चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में जो विलेज के सीन है, उसमें बारात वाला सीन है उसके, अच्छा सील पर, ठीक है जी। मिलिट्री पुलिस ऑफ इंडिया, मार्केट प्राइस इंडेक्स नहीं है, अरे वो मैथमेटिक्स में होता है कुछ, मीन परफॉर्मेंस इंडेक्स कुछ ऐसा था। ओके, सईद अली रईस फ्रॉम तुर्की, ये हो गया आपका सैट, ठीक है। सैट, बैठ जाओ, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ आप बना सकते हो इसका। एंड देन आपका हो गया सैम, स्पेन है, स्पेन से आया है आपका कौन, सैम, अंकल सैम नहीं, जैसे सैम, एंटीनियो मॉन्सेरेट। और उसके बाद आपका पीटर मुंडी, इंग्लिश। PM जो है कहाँ से है, PM कहाँ से आया ये शब्द, प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, ये आया आपका इंग्लैंड से आया है। और बर्नियर, ट्रेवनियर, ये आपके फ्रेंच हैं, ठीक है जी। चलो, मार्केट प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा ये लिख लिया, नोट कर लिया, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि कुछ, वैसे कुछ नहीं है, आपको याद रहे बेसिकली, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कि हाँ कहाँ से कौन आया है, ये ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोटा मोटा आपको ये सेंचुरीज भी ध्यान में रखनी है। अब ये UPSC कैसे पूछता है क्वेश्चन, 4 इनमें से दे देगा और एक दे देगा ये 12th सेंचुरी में आया है, 11th सेंचुरी में, ये 15th सेंचुरी में, ये 16th में, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप ये सेशंस आपको समझ आ रहे हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन आपको बहुत जगह मिल जाएगी। मोटिव है कि इन चैप्टर्स में जो सेंस है, जो नॉलेज है, कंसेप्ट है, वो आपको समझ आए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, इट इज नॉट सो, इट इज वेरी मच अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो कि एक पर्टिकुलर कालखंड की जब हम, या एक पर्टिकुलर एरा की हम बात करते हैं, सो वी हैव टू सी द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट एरा, एंड ऑब्वियसली व्हाट इज हैपनिंग इन द होल वर्ल्ड, so that we can able to understand that history in a comprehensive manner. So that's all. कल मिलेंगे सुबह 10 बजे। Till then, thank you so much. रात को 9 बजे हम मिलेंगे हमारे टीम निष्ठा IAS चैनल पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को। So that channel has been specifically made for burning issues and the current affairs issues. So go and subscribe that channel also. और उस चैनल पर करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करना शुरू करेंगे। यस, वी आर नॉट डिस्कसिंग जस्ट द एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी को रेफरेंस ले रहा हूं, बट ट्राइंग टू कवर द एस्पेक्ट्स बियॉन्ड द एनसीईआरटी एज वेल, ठीक है जी। थैंक यू, टेक केयर।